नन्ही जलपरी आर्या की कहानी। एक समय की बात है, बहुत गहरे समुद्र में एक ऐसी दुनिया थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। डॉल्फिन्स गाती, जेलीफिश नाचती, नन्ही रंग बिरंगी मछलियां तैरती और बहुत गहरे पानियों में पानी के नीचे एक प्रसिद्ध राज्य था। इस राज्य के समुद्री लोग पानी के नीचे रहने वाले बाकी सभी जीवों के साथ शांतिपूर्वक रहते थे। इस राज्य के राजा का नाम था पोसाइडन। उसे अपनी बेटियों से इतना प्यार था कि वो उन्हें हमेशा अपने राज्य में ही रखता। आर्या सबसे छोटी थी। उसे समझ नहीं आता था कि क्यों वो उसे कभी कहीं नहीं जाने देते। राजा ने उसे बताया कि राज्य की सीमा के बाहर खतरा है। आर्या ने सोचा कि ऐसा कहने से उनका मतलब अवश्य ही धरती पर रहने वाले मनुष्यों और जीवों से होगा। आर्या, तुम एक दिन अवश्य ही अपना ताज पहनने जितनी बड़ी हो जाओगी, किंतु तब तक तुम्हें इसी राज्य में रहना है। यहाँ तुम सुरक्षित हो। पर मैं धरती पर रहने वाले लोगों और जानवरों के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। धरती के लोगों के मन में समुद्री जीवों के लिए कोई इज्जत नहीं है। वे हमारे समुद्र में कचरा फेंकते हैं और हम उन पर विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हें अपने पिता पर यकीन करना चाहिए। नन्ही जलपरी आर्या ने सुना, परंतु जितना ज्यादा उसने अपनी दादी की कही बात को सोचा, उसकी उत्सुकता उतनी ही बढ़ती गई। मैं बस अपने बड़े होने का इंतजार नहीं कर सकती। धरती पर रहने वाले लोग भी उतने ही दयालु होंगे जितने कि हम। और नन्ही आर्या ने पानी के नीचे के राज्य से चुपके से बाहर निकलने की एक योजना सोची। वो अपने दोस्तों के बारे में सोचने लगी। बड़ी व्हेल विली और नन्ही डॉल्फिन डॉल्फी, क्योंकि वो पानी के नीचे के राज्य से निकलकर जब चाहे कहीं भी जा सकती थी। पानी के नीचे के राज्य के द्वार पर तलवारधारी रक्षक मछलियां डॉल्फिन डॉल्फी और व्हेल विली को समुद्र में बाहर ले जाने के लिए अलग ले गईं। वे अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी आने जाने के लिए आजाद थी। परंतु एक बार ओझल होने के बाद व्हेल विली ने जब अपना मुंह बड़ा खोला तो बाहर आया उनका शूरवीर नन्ही जलपरी आर्या। और बस इस तरह आर्या अपने दम पर बाहर थी और अच्छे से तैरते हुए ठीक पानी की सतह के ऊपर। अपने जीवन में पहली बार उसने हवा को महसूस किया, सूर्यास्त को देखा और सीगल्स को सुना। ये कमाल का एहसास है। Here's my home, deep blue sea. Everything is fun, friends with me. The king called me the little mermaid, the very best daughter of the king of the sea. Just look around, you will see the joy, a beautiful life and the ocean roar. Just look around, you will see the joy, a beautiful life and the ocean roar. ठीक तभी आर्या ने पानी के पार से आते संगीत को सुना। उसने पानी में डुबकी लगाई और आवाज की दिशा में तैरने लगी। तभी उसे एक बड़ी सी नौका दिखाई दी जिस पर आतिशबाजी हो रही थी। देखो नौका, चलो डॉल्फी, उसे पास से चलकर देखते हैं। आर्या रुको, ये खतरनाक हो सकती है। उसके दोस्त डॉल्फी ने उसे चेतावनी दी, परंतु आर्या ने ध्यान नहीं दिया। आर्या रुक जाओ। वो नौका के बगल में ही तैरने लगी, जहाँ से वो धरती के राजा और उसके बेटे राजकुमार एडवर्ड को देख सकती थी। वे राजकुमार का जन्मदिन मना रहे थे। एक राजकुमार? आर्या, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। वो सिपाही खतरनाक हो सकते हैं। हमें अब घर वापस चलना चाहिए। वो हमें देख सकते हैं। राजकुमार ने जहाज के धनुष पर अपनी बांसुरी बजानी शुरू कर दी। वो किसी बुरे व्यक्ति की तरह आवाज नहीं करता है। आर्या अपनी सुंदर आवाज में
उसकी बांसुरी की धुन के साथ साथ गाने लगी। राजकुमार ने उसकी आवाज सुनी और हैरान होकर चारों तरफ देखा। ये इतनी सुंदर आवाज किसकी है? सावधान रहो आर्या, वो तुम्हें ढूंढने जा रहे हैं। दूर, बहुत दूर, राजा पोसाइडन की दुष्ट बहन समुद्री चुड़ैल वेगा राजा पोसाइडन के महल में रहती थी। किंतु बुरे काम करने के कारण पानी के नीचे के सुंदर राज्य से उसे भगा दिया गया था। आखिरकार वो दिन आ गया है। राजा पोसाइडन की बेटी और एक इंसान। मैंने कहा बिजली, तूफान और गर्जना के साथ भेजो, लहरों को भेजो नौका को पलटने के लिए, ताकि राजकुमार डूब जाए। समुद्री चुड़ैल के जादू के कारण लहरों ने राजकुमार की नौका को तोड़ना शुरू कर दिया। नहीं, नौका डूब रही है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। आर्या ने समुद्र की सतह तक डूबते जहाज के मलबे में से होकर तैरते हुए लहरों में डुबकी लगाई। उसे राजकुमार की बांसुरी दिखाई दी। उसने इसे झपट लिया। फिर उसने रेतीले समुद्री फर्श में राजकुमार को डूबते देखा। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और जमीन की तरफ जितना तेज वो तैर सकती थी तैरने लगी। उठो, भगवान के लिए उठो। राजकुमार ने धीरे से आंखें खोली और खुद को जिंदा देखकर हैरान रह गया। तुम जिंदा हो? वो अपने पास में बैठी एक सुंदर लाल सिर वाली जलपरी को देखकर हैरान था। आर्या ने एक कुत्ते को भौंकते हुए सुना तो उसे एहसास हुआ कि वो धरती पर है। वो झट से वापस समुद्र में कूद गई। राजा और उसके सिपाही और एक नवयुवती राजकुमार को किनारे पर मिल जाने की उम्मीद लिए खोज रहे थे। पिताजी, एक युवती ने मुझे बचाया। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, पर मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसकी आवाज पहले सुनी है। इसी दौरान इधर समुद्र में आर्या पानी के नीचे के राज्य में लौट चुकी थी। राजकुमार की बांसुरी अभी भी उसके पास ही थी। वो अभी भी खुद को ये सोचने से नहीं रोक पा रही थी कि वो कितना सुंदर था। उसके पिता उसे ढूंढ रहे थे और जब उन्होंने बांसुरी देखी तो वो समझ गए कि वो समुद्र की सतह पर जाकर आई है। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी आर्या, लेकिन तुमने उसे अनसुना किया और राज्य के सुरक्षा घेरे से बाहर गई। तुम्हें इंतजार करना चाहिए था। किंतु राजकुमार डूब जाता। क्या? राजकुमार? तुम राज्य की सुरक्षा को छोड़कर गई हो आर्या। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए था ताकि मैं तुम्हें खतरे से बचा सकूं। मैं तुम्हें बाहर जाने की अनुमति कभी नहीं देता। राजा पोसाइडन चले गए। उन्हें फिक्र हो रही थी अपनी बेटी के दिल के बारे में। किंतु आर्या वापस आकर फिर से राजकुमार को देखने के अपने फैसले पर अडिग थी और इसीलिए उसने एक भयानक भूल कर दी और समुद्र के अंधेरे हिस्से में दुष्ट चुड़ैल वेगा को तलाश करने के लिए उसने अपने पिता के राज्य को फिर से छोड़ दिया। वेगा का 2 सिर वाला रक्षक सांप चुड़ैल के समुद्री महल पर मुस्तैदी से तैनात था और उसने नन्ही जलपरी को आते हुए देखा। वेगास, राजा की बेटी आ रही है। राजा से बदला लेने का समय आ गया है। मुझे पता था ये होगा। उसका दिल जंगली विद्रोही है। उसे आने दो सांप। आर्या थोड़ा डर गई, परंतु राजकुमार को देखना चाहती थी, इसलिए वो चुड़ैल से मदद मांगने के लिए अंदर गई। वेगा मदद के लिए तैयार हो गई, परंतु उसने नन्ही जलपरी से कुछ बेशकीमती मांगा। मैं तुम्हें मनुष्य बनाने के लिए एक जादुई औषधि तैयार कर दूंगी। तुम धरती पर चल सकोगी, अपने अनमोल राजकुमार के साथ नाच सकोगी, किंतु बदले में मैं तुम्हारी सुंदर आवाज ले लूंगी। मेरी आवाज? मेरा मतलब? पर बिना मेरी आवाज के
जलपरी ने बुरी भावना वाली उस औषधि को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो मूर्ख थी और उसका दिल राजकुमार के प्यार में पड़ना चाहता था। पर याद रखना, जादुई औषधि का प्रभाव 3 दिन में खत्म हो जाएगा। अगर इस दौरान राजकुमार तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ा तो तुम वापस जलपरी में बदल जाओगी और फिर कभी भी अपने राजकुमार या पिता को याद नहीं रख पाओगी। आर्या इतनी मूर्ख थी कि उसने जादुई औषधि पी ली। फिर उसने समुद्र की सतह की तरफ बढ़ना शुरू किया और जैसे ही वो धरती के नजदीक पहुंचने लगी, उसकी पूंछ गायब होने लगी, बल्कि अब उसकी जगह उसकी मानवीय टांगें थी। उसकी दोस्त डॉल्फी ने उसे देखा तो तुरंत सहायता के लिए आई। आर्या, तुम्हारी टांगें तो कभी नहीं थी, तुम्हें ध्यान रखने की जरूरत है। नन्ही जलपरी आर्या डॉल्फी की मदद से किसी तरह किनारे तक पहुंची। राजकुमार एडवर्ड वहां पहले से ही था, उस लड़की की तलाश में जिसने उसकी जान बचाई थी। तुम जानी पहचानी लगती हो। क्या हम पहले एक दूसरे से मिले हैं? आर्या के पास आवाज नहीं थी, इसलिए उसने सिर्फ गर्दन हिला दी और राजकुमार को बांसुरी वापस कर दी। हाँ, हम मिले हैं। तुम अवश्य ही वही लड़की हो जिसने मुझे डूबने से बचाया था, और मैंने वो आवाज सुनी थी जब मैं डेक पर बांसुरी बजा रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? आर्या ने बताने का प्रयत्न किया। ओह, तुम बोल नहीं सकती? पर वो बोल नहीं सकती थी, इसलिए राजकुमार ने सोचा कि वो अवश्य ही कोई और लड़की होगी, क्योंकि उसे जो लड़की याद थी उसकी तो बहुत ही खूबसूरत आवाज थी। फिर भी वो इस बेकरार लड़की की मदद करना चाहता था। वो उसे अपने महल ले गया। धरती के राज्य के महल में राजकुमार का पिता एक अन्य युवती के साथ अपने पुत्र के विवाह की तैयारियां कर रहा था। आर्या ने दूर से देखा और उदास हो गई कि वो राजकुमार से विवाह नहीं कर सकती। दिन बीते पर वो राजकुमार से बात नहीं कर पाई। आर्या जानती थी कि औषधि का असर जल्द ही खत्म हो जाएगा और वो जल्द ही अपनी सारी यादें खो देगी। आर्या सोचने लगी कि अपनी आवाज के बिना उसके लिए राजकुमार को अपने प्यार में पा पाना असंभव है। और फिर तीसरा दिन आ पहुंचा। आर्या बहुत उदास थी, पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। उसकी जलपरी बहनें समुद्र से बाहर आईं और फिर उसकी दादी माँ। मेरी प्यारी पोती, हम तुम्हें बचाने और चुड़ैल का काला जादू तोड़ने आए हैं। तभी लहरें एक विशाल फुहार बनकर उठीं और आर्या के पिता राजा पोसाइडन पानी से बाहर आए। आर्या, मेरी प्यारी बेटी, तुम उसी खतरे में चली गई जिससे मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, परंतु मैंने तुम्हारी आवाज बचा ली है। मैंने चुड़ैल का जादू तोड़ दिया है। अब तुम अपनी आवाज पा सकोगी और तुम हमें हमेशा याद रखोगी। समुद्र के राजा ने दादी के हाथ में अपने त्रिशूल को इशारा किया और जादू टूट गया। आर्या को उसकी आवाज वापस मिल गई। मेरी आवाज, धन्यवाद मेरे प्यारे परिवार, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। नहीं। वेल विली ने नन्ही जलपरी को राजकुमार की नाव की ओर भगाया। राजकुमार और एक अन्य देश की राजकुमारी विवाह करने ही वाले थे कि तभी अचानक राजकुमार ने कुछ सुना और वो रुक गया। एक बार फिर से ये आर्या की सुंदर आवाज थी। आर्या को व्हेल पर देखकर राजकुमार एडवर्ड उससे बात करने के लिए पानी में कूदा। ये तुम थी।
मैं जानता था तुम ही वो लड़की हो जिसने मेरी जान बचाई। मेरा नाम आर्या है। और इस तरह राजकुमार एडवर्ड ने अपनी शादी रद्द कर दी और समुद्र के राजा पोसाइडन के साथ शांति कायम कर ली। आर्या ऐसी पहली जलपरी थी जिसने धरती पर एक मनुष्य बनकर जीना सीखा और समुद्र में एक जलपरी के रूप में। और आगे चलकर वो तथा राजकुमार एडवर्ड दोस्त बन गए और शादी कर ली और हमेशा खुशी से रहने लगे। स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स। बहुत पहले यहाँ से बहुत दूर एक बहुत शानदार कैसल हुआ करता था। इसी शानदार कैसल में एक खूबसूरत सी रानी रहती थी। रानी की बस एक ही इच्छा थी और वो ये थी कि उनकी एक बेटी हो। ठंड का मौसम था। रानी खिड़की के पास बैठ के कपड़े सी रही थी। तभी उन्हें सुई चुभ गई। उन्होंने कॉटन से अपना खून पोंछते हुए एक विश मांगी। मेरी एक विश है, एक बेटी हो मेरी, जिसका रंग स्नो जैसा सफेद हो, जिसकी आंखें तारों की तरह चमके और जिसके लिप्स चेरी जैसे हों और उसका दिल खुशियों से भरपूर हो। और एक दिन क्वीन की विश पूरी हुई। उन्हें एक प्यारी सी बेटी हुई। उन्होंने उसका नाम स्नो वाइट रखा। साल यूं ही गुजरते गए पर उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। दयालु क्वीन बीमार हुई और चल बसी। राजा की उम्र हो चली थी और वो कमजोर होने लगे थे, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी की। ये रानी चेहरे से तो खूबसूरत थी पर दिल से नहीं। बहुत घमंडी औरत थी। हर रोज रानी अपने मैजिक मिरर में देखती और ये सवाल पूछती थी, मिरर, मुझे ये तो बता, कौन है सबसे खूबसूरत? और वो मिरर जवाब देता, और कौन होगा भला आपसे सुंदर यहाँ? रानी ये जवाब सुनकर बहुत खुश होती। इस दुष्ट रानी के आते ही कैसल में सब कुछ बदलने लगा। उनकी करतूतों की वजह से किंगडम को बहुत नुकसान पहुंचा। उन्हीं इश्यूज को ठीक करने के लिए राजा को कैसल से बाहर जाना पड़ा। दुष्ट रानी बड़ी खुश हुई क्योंकि राजा नहीं है तो वो अपनी मनमानी कर सकती है। साल पे साल गुजरते गए और स्नो वाइट बड़ी होकर एक खूबसूरत युवती हो गई। कुछ दूर एक नदी में पानी पीते हुए एक प्रिंस को स्नो वाइट का रिफ्लेक्शन दिखा। उसे आसपास सिर्फ कुछ पंछी नजर आए, स्नो वाइट नहीं मिली। एक दिन रानी ने फिर से अपने मैजिक मिरर से पूछा, मिरर, मुझे ये तो बता, कौन है सबसे सुंदर? कैसे बोलूं? आप नहीं रानी, स्नो वाइट है सबसे सुंदर। ये सुनकर रानी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सबसे खास सिपाही को बुलाया और एक भयानक हुक्म दिया, तुम स्नो वाइट को जंगल में ले जाओ और मुझे उसका दिल लाके दो। सिपाही स्नो वाइट को रानी के पास ले गया। कैसी हो स्नो वाइट? मुझे लगा कि तुम शायद कैसल के अंदर बोर हो रही होंगी। जाओ जरा जंगल की सैर कराओ। हमारा सबसे खास हंटर तुम्हारा ख्याल रखेगा।
सिपाही स्नो वाइट को घने जंगल में ले गया। उसे अपना काम करना था, पर स्नो वाइट की नेकी और प्यार भरा दिल देख के वो रुक गया। उसने उसे चेतावनी दी कि कैसल वो लौट के ना जाए। सूरज ढलते ही उसे वहीं छोड़ सिपाही कैसल चला गया। स्नो वाइट को अकेले अंधेरे में बहुत डर लग रहा था। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। वो तब तक रोई जब तक उसे नींद ना आ गई। सुबह वो पंछियों की आवाज सुन के उठी, क्योंकि सारे जो वो उसके दोस्त बन गए थे। ये सारी पंछी उसे पहले से जानते थे और इसलिए वो उसे रास्ता दिखाते हुए अपने घर तक ले आए। उनका घर प्यारा और छोटा सा था। थोड़ा ठहर के स्नो वाइट ने दरवाजा खोला। अंदर सब कुछ बहुत छोटा था और सफाई भी नहीं थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये घर किसका है, पर वो जाती भी तो कहाँ, तो इसने सफाई शुरू कर दी। घर को चकाचक करने के बाद उसने छोटे छोटे बर्तनों में बना के कुछ खाया। बाकी चीजों की तरह इस घर के बेड्स भी बहुत छोटे थे। स्नो वाइट इतनी थक चुकी थी कि वो जहां थी वहीं सो सकती थी। उसने सोचा कि यहाँ वो सेफ है, तो 3 बेड्स को जोड़ के उन पर वो सो गई। शाम को जब 7 ड्वार्फ्स, जिनका ये घर था, काम करके वापस आए, उन्हें बहुत खुशी हुई कि घर इतना साफ था और बढ़िया खाने की खुशबू भी आ रही थी। आदत से मजबूर एक ने थोड़ा खाना गिरा ही दिया। एक ड्वार्फ सोच रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। कुछ गड़बड़ है। किसने किया ये सारा कामकाज? अगर थोड़ा सो लूं तो शायद जवाब दे पाऊं बाद में। 7 ड्वार्फ धीरे से ऊपर अपने बेडरूम में गए। जैसे ही वो पहुंचे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इतनी सुंदर एक लड़की उनके बेड पे सो रही थी। उनकी आवाज सुन के स्नो वाइट की नींद टूट गई। इतने सारे लोगों को उसे घूरते हुए देख वो डर गई। थोड़ा रुक रुक के वो बोली, मैं स्नो वाइट हूं। मुझे माफ कीजिए अगर कुछ गलती हुई है मुझसे। मेरा ऐसा इरादा नहीं था। वो तो हम जानते हैं, वरना तुम क्यों हमारे लिए खाना भी बनाती, सफाई भी करती? डॉक बोला। हम लोग 7 ड्वार्फ्स हैं। ये हैप्पी, ये ग्रम्पी, ये डोपी, स्नीजी, बैशफुल और मैं डॉक। और स्लीपी। मुझे सोने दो। स्नो वाइट बहुत खुश थी कि अब उसके साथ और मजेदार फ्रेंड्स हैं। उसने उन सबको अपनी पूरी कहानी बताई। 7 ड्वार्फ्स को बहुत अफसोस हुआ कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है। उन्होंने उससे अपने साथ रहने को कहा। स्नो वाइट मान गई और हमेशा उनके साथ उनकी मदद करने लगी। उनके दिन बहुत मजे से गुजर रहे थे, पर लंबी नहीं चलने वाली थी ये पार्टी। एक दिन दुष्ट रानी ने मैजिक मिरर से फिर वही सवाल किया। मिरर, मुझे ये तो बता, कौन सबसे सुंदर है? रानी, माफ कीजिए मुझे,
स्नो वाइट ही सबसे ज्यादा सुंदर है। पर रानी को लगा था कि वो मर चुकी है। उसे नहीं मालूम था कि सिपाही ने काम नहीं किया और खुद ही अब ये काम करने की ठानी। स्नो वाइट सभी ड्वार्फ्स को काम पे भेज रही थी, उन्हें एक किस देके। डॉक ने अपनी वार्निंग्स उसको उस दिन भी दिए। हमारे रूल्स याद है ना? कोई अजनबी आए, दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत। ओके टोके डॉग, पर तुम लोग देर मत करना, ओके? स्नो वाइट खाना बना रही थी, तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। ड्वार्फ्स इस टाइम पर नहीं लौट के आते। कौन है? डॉग, तुम लोग हो क्या? बाहर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई। मैं बेचारी क्या बिगाड़ूंगी तुम्हारा, खोलो तो सही। पीप होल से देखने पर एक बेजान सी बूढ़ी औरत दिखी। उसने सोचा ये क्या भला नुकसान करेगी मेरा, और उसने दरवाजा खोल दिया। हाय मेरी प्यारी बेटी, मैं गुजर रही थी इधर से, अगर कुछ खाने को दे देती बड़ा आशीर्वाद दूंगी तुझे। स्नो वाइट ने उसे अंदर बुलाया और गरम खाना दिया। भगवान भला करे बेटी तेरा। मेरे पास पैसे तो नहीं, पर एक बढ़िया एप्पल है, इसकी हर बाइट में जादू है। स्नो वाइट ने झट से उसकी एक बाइट ली और वो सर से चकराकर गिर गई। ये बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि वही दुष्ट रानी थी, और उस एप्पल में जादू नहीं, जहर था। उसकी एक बाइट में इतना जहर था कि स्नो वाइट ऐसी नींद में सो गई जिसे कभी ना उठ पाए। जब 7 ड्वार्फ्स घर आए, उन्हें स्नो वाइट जमीन पे गिरी मिली। डॉग ने देखा उस एप्पल को। स्नो वाइट सोते हुए भी बहुत सुंदर लग रही थी। ड्वार्फ्स ने उसे एक ग्लास बॉक्स में सजावट के साथ रखा और जंगल में ऐसी जगह रखा जहां उसके सारे दोस्त उससे मिलने आ सकते थे। एक दिन एक प्रिंस उसी जंगल में आया जब स्नो वाइट सो रही थी, और पंछियों ने उसे रास्ता दिखाया वहां का जहां स्नो वाइट सो रही थी। प्रिंस को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि ये वही सुंदर प्रिंसेस है जिसकी रिफ्लेक्शन उसने एक बार नदी में देखी थी और कई बार सपनों में भी। उसने ग्लास बॉक्स का कवर हटा के स्नो वाइट को किस किया। उसी पल स्नो वाइट और प्रिंस दोनों के सपने सच हो गए और उनका प्यार दुष्टता से जीत गया और स्नो वाइट फिर से ठीक हो गई। उसी समय राजा को अपनी बेटी के साथ हुए अत्याचार का पता चला और उन्होंने मैजिक मिरर को तोड़ दिया और रानी को कैसल से दूर भेज दिया। स्नो वाइट अपने घर, अपने कैसल लौट आई अपने पापा के साथ। स्नो वाइट और प्रिंस की शादी बहुत शानदार हुई। स्नो वाइट राजा, प्रिंस और 7 ड्वार्फ्स के साथ हमेशा खुश रही। नन्ही जलपरी बेबी शार्क। एक समय की बात है, गहरे चमकते समुद्री राज्य के नीचे ठंडे पानी में एक बड़ा और बहुत खतरनाक शार्क गैंग था जिससे हर कोई डरता था। ये शार्क गैंग सभी समुद्री जीवों के साथ दुर्व्यवहार करता था और अपने बड़े तीखे दांतों के साथ उन्हें डराता था। सबसे छोटे शार्क को सब बेबी शार्क बुलाते थे। उसे नाचना गाना बहुत पसंद था।
अरे तुम फिर से गा रहे हो? हम जैसे शार्क नहीं गाते, समझे बेबी शार्क? क्योंकि हम एक गैंग हैं। पर नहीं, मैं आपकी तरह नहीं। मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता। चुप रहो, ये बकवास है। मतलबी शार्क गैंग बेबी शार्क को अपने साथ ले गया और तैरकर समुद्र के उस अंधेरे भाग में पहुंचा जहां समुद्री चुड़ैल वेगा अपनी गुफा में रहती थी। गुफा के प्रवेश द्वार पर सांप पहरे पर तैनात था, किंतु वो अपने दोहरे सिर के साथ समुद्री घास की आइसक्रीम खाने की कोशिश में व्यस्त था। मजा आ गया। अब मेरा आराम करना तो बनता है। यहाँ तक कि सांप ने शार्क को अपने ठीक पीछे तैरते हुए भी नहीं देखा। बेबी शार्क ना चाहते हुए भी अपने मतलबी भाइयों के पीछे चलता रहा और समुद्री चुड़ैल वेगा का भयानक चेहरा देखा। तो तुम आ ही गए। इन समुद्रों में सबसे ज्यादा विश्वास मुझे तुम पर है, बूझो क्यों? क्योंकि हम पूरे सागर में शार्क के सबसे बड़े, खतरनाक और भयानक गैंग हैं। बिल्कुल सही। मैं भूखी हूँ। जाओ मेरे लिए छोटी प्यारी डॉल्फिन लाओ और मेरी भूख मिटाओ। कोई बात नहीं, आपका मतलब केक का टुकड़ा? वेगा के आदेश का पालन करने के लिए शार्क गैंग तुरंत गुफा से निकल पड़ा। वो इतना तेजी से तैर रहे थे कि बेबी शार्क के लिए उनके साथ कदम मिलाना मुश्किल हो रहा था। यहाँ तक कि कभी-कभी वो अपने बड़े भाइयों की पंखों के बीच पिस भी जाता था। उसे ये योजना कतई पसंद नहीं आई थी। इस बीच शानदार द्वीप समुद्र राज्य में राजा पोसाइडन की 3 खूबसूरत जलपरी बेटियां शाही समुद्र के कमरे में खेला करती थीं। आर्या अपनी बहनों में सबसे छोटी और सबसे सुंदर, अपनी पूंछ के साथ समुद्र में रहने में सक्षम थी और जब वो अपने पति राजकुमार एडवर्ड के पास लौटती तो वो जमीन पर होती और उसकी पूंछ टांगों और पैरों में बदल जाती। मुझे लगता है तुम्हें बस यही तो चाहिए, चलना और बोलना। बिल्कुल सही, मैं एक वॉकी टॉकी हूँ। मुझे राजा की जादुई शक्तियों की कहानी फिर से सुनाओ ना। एक दिन जब सभी मछलियाँ गर्मी के महासागर का आनंद ले रही थीं, नन्हा डॉल्फिन डॉल्फी अपनी अच्छी दोस्त आर्या जलपरी से मिलने के लिए गहरे समुद्री राज्य में आया। राजा पोसाइडन ने डॉल्फी से कहा कि आर्या वहां नहीं बल्कि धरती पर राजकुमार एडवर्ड के साथ है। इसलिए नन्हे डॉल्फिन डॉल्फी ने उसे देखने के लिए जाने का फैसला किया और सतह की ओर तैर गया। लेकिन तभी खतरनाक शार्क गिरोह ने उसे देखा और उसके रास्ते में आ गए। हे बॉस, यहाँ एक छोटी डॉल्फिन है, बिल्कुल जैसी वेगा चाहती है। तो जब मैं 3 तक गिनती करूं तो उसे घेर लेना। 1, 2। लेकिन बड़े भाई के 3 गिनने से पहले ही सबसे बेवकूफ शार्क बाहर कूद गया। मैंने अभी तक 3 नहीं कहा था। बेबी शार्क ने देखा कि क्या हो रहा था और उसने अपने भाइयों को डॉल्फिन का अपहरण करने से रोकने की कोशिश की। रुको, मैंने कहा रुको, उसे नुकसान मत पहुंचाओ। लेकिन उसके बड़े भाई बड़े और ताकतवर थे। वे डॉल्फिन को पकड़ने के लिए उसके ठीक पीछे तैर रहे थे। काश मैं एक बड़ा ताकतवर शार्क होता, तब मैं अपने भाइयों को रोक सकता था। मुझे उस छोटे डॉल्फिन की जान बचानी है। बेबी शार्क अपने भाइयों के पीछे तैरने लगा और डॉल्फिन को बचाने के बारे में सोचने लगा। इधर किनारे पर आर्या और प्रिंस एडवर्ड समुद्र के किनारे महल के घाट पर स्टापू का खेल खेल रहे थे। आर्या के लिए वो डॉक उसके सामने का दरवाजा था। 5, 6, 7। अब आपकी बारी है। इसे देखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
अरे नहीं, तुम जीत गए। लेकिन समुद्र के नीचे सब कुछ ठीक नहीं था। समुद्र के अंधेरे हिस्से में नन्हा डॉल्फिन डॉल्फी रो रहा था, एक पिंजरे में। मदद करो कोई मेरी। क्या कोई बाहर है? मैं पिंजरे में फंस गया हूँ। मैं एक काल कोठरी में क्यों हूँ? मेरी मदद करो, मुझे किसी का भोजन नहीं बनना। सांप ने उसे सुना और पिंजरे के सामने आ गया। हमने तुम्हें किसी उद्देश्य से पकड़ा है, समझ गए? उद्देश्य से। अब चुप रहो, तुम कैदी हो। मेरे भोजन के साथ खेलना बंद करो सांप। जाओ यहाँ से, जाकर पहरा दो। अच्छा, अगर ये आर्या का नन्हा डॉल्फिन दोस्त नहीं है, डिनर पर आने के लिए धन्यवाद। डॉल्फी डर गया था, लेकिन जैसे ही समुद्री चुड़ैल वेगा घूमते हुए दूर गई, बेबी शार्क ने दीवार के झरोखे से देखा। ये हैरान करने वाला था कि डायन की गुफा के आसपास सुरक्षा की कितनी कमी थी। डॉल्फी एकदम से डर गया। हाय, डरो मत, सब ठीक है नन्हे डॉल्फी। मैं अपने भाइयों की तरह नहीं हूँ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। सच? तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो ना? नहीं, मैं तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आया हूँ। बेबी शार्क ने सलाखों को कुतरना शुरू कर दिया, लेकिन पिंजरा बहुत मजबूत था। आर्या, तुम्हें जलपरी आर्या को बताना चाहिए। वो जमीन पर सागर के समीप महल में है। वो मदद कर सकती है। बेबी शार्क ने डॉल्फी की बात सुनी और पानी की सतह पर तैर गया। सतह पर जलपरी आर्या और प्रिंस एडवर्ड ने सूर्यास्त होते समय पानी में अपने पैर छींटे, लेकिन तभी उन्होंने शार्क के करीब आने पर गौर किया। अरे ये क्या है? डॉल्फिन? ये एक शार्क है मेरे राजकुमार, सावधान रहो। बेबी शार्क डॉग के करीब आया और अपना सिर पानी से बाहर निकाला। डरो मत, मैं बेबी शार्क हूँ। आपका नन्हा डॉल्फिन दोस्त मुश्किल में है। वो वेगा की गुफा में कैदी है। डॉल्फी, बाय एडवर्ड। लेकिन ये शार्क तो बोलती भी है। जब आर्या समुद्र में कूद गई तो उसके पैर गायब हो गए और उसकी पूंछ वापस आ गई। आर्या और बेबी शार्क सांप के पास से चुपके से निकल गए जब वो अपनी पूंछ पकड़ने की कोशिश में व्यस्त था। लेकिन चुड़ैल पहले से ही आर्या को उसके जादुई क्रिस्टल मोती से देख रही थी। ओह अच्छा, तो तुम अपने नन्हे दोस्त को बचाने आई हो। मैं एक के बदले दो वसूलती हूँ। वेगा ने जहरीली स्याही से आर्या को आश्चर्यचकित कर दिया। अपने चालों का उपयोग करके उन्हें पानी के माध्यम से गोली मार दी, लेकिन आर्या ने उन्हें चकमा दे दिया। जब आर्या वेगा से लड़ रही थी, बेबी शार्क को काल कोठरी की चाबी मिल गई और वो डॉल्फी को बचाने में कामयाब रहा। आर्या चुड़ैल को नहीं हरा सकती थी, इसलिए उसने समुद्र के जादू का उपयोग करना शुरू किया जो समुद्र के राजा ने उसे सिखाया था। पानी की धाराएं हवा और प्रकाश की तरह बहने लगी और सभी स्याही गेंदों को उसे मारने से रोक दिया। ये क्या? तुम उन्हें कैसे रोक रही हो? लोगों को चोट पहुंचाना बंद करो वेगा, तुम इसके लिए नहीं बनी हो। बेबी शार्क ने मुझे बचाया आर्या, अब चलो यहाँ से निकल चले। आर्या ने सुरक्षा कवच से उन तीनों के गिर्द घेरा बना लिया और उन्होंने अंधेरी गुफा को छोड़ दिया और समुद्री साम्राज्य में वापस आ गए। वाह, ये जादुई कवच वाली बात वाकई कमाल की है। तो ये एक लंबी जल यात्रा है। क्या वे नाश्ता या कुछ और परोसते हैं? सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा बेबी शार्क। मुझे लगा तुम मतलबी हो क्योंकि तुम शार्क गैंग में थे, लेकिन तुम एक अच्छे दोस्त हो। धन्यवाद, मुझे भी एक अच्छा दोस्त मिला है। मैं कभी उस शार्क गैंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। कोई बात नहीं बेबी शार्क, तुम्हें उस गैंग में जाने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ मेरे दोस्तों के साथ सुरक्षित रहोगे।
बेबी शार्क को समुद्री राज्य से प्यार था। उसने अपने नए दोस्तों को अपना गाना भी सुनाया। समुद्री चुड़ैल वेगा फिर से भूखी हो गई थी, क्योंकि वो एक स्वार्थी दुष्ट चुड़ैल थी। स्नो वाइट और जादुई दर्पण। एक बार की बात है, एक खूबसूरत नीले आसमान के तले हरी भरी घास थी। वहां एक शानदार महल में स्नो वाइट और प्रिंस एंटुआन खुशी से रहते थे। वहीं से कुछ ही दूरी पर पहाड़ों के पीछे एक अंधेरी गुफा में एक दुष्ट रानी हेला रहती थी। स्नो वाइट को मारने की कोशिश करने पर उसे और उसके नौकर डंकव को भगा दिया गया था और अब हेला की एक नई बुरी योजना थी। डंकव, इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं स्नो वाइट का बदला जरूर लूंगी। हाँ, आप जरूर लेंगी मेरी आका। चैम्बरलेन, चैम्बरलेन, बताओ दुनिया में सबसे ज्यादा गोरा कौन है? आप मेरी रानी, आपसे गोरा इस भूमि पर दूसरा कोई नहीं, सिर्फ एक के अलावा। मूर्ख मूर्ख डंकाव, नहीं, मैं ही सबसे सुंदर होनी चाहिए। एक जादू का दर्पण बनाऊंगी, अंधेरे जंगल का पता लगाऊंगी। हेला का मूल जादुई दर्पण महल के काल कोठरी में बंद था, इसलिए हेला ने एक नया जादुई दर्पण बनाने की अपनी योजना शुरू की। ऐसा करने के लिए उसे सभी जादुई भागों को प्राप्त करना पड़ा। सबसे पहले उसने कुछ जिमजाइन के पत्ते, फिर जादुई गुलाब की कलियां और तैरते हुए दलदली पत्थरों को एकत्रित किया। उनकी जादू की किताब ने उन्हें 20 मिनट के लिए 400 डिग्री पर उबालने के लिए कहा और फिर उस काले काढ़े से बाहर आया उसका नया शक्तिशाली जादुई दर्पण। काले दर्पण जागो, मुझे स्नो वाइट के मजेदार छोटे बोनों के दोस्तों का जंगल दिखाओ। डंको ने जो देखा उससे आश्चर्यचकित रह गया। नया जादुई दर्पण उसके सामने तैरता हुआ आया, जो काले पत्थरों के किनार और बैंगनी चमकती फ्रेम से सजा हुआ था। दर्पण के अंदर बौने जंगल में दिखाई दिए, लेकिन वो अंधेरा और डरावना लग रहा था। हेला दर्पण में जा पहुंची। काले दर्पण, एक दीवार छोड़ो और बौने के जंगल को बदल दो, उन पर कब्जा करो। इस बीच 7 बौने जो पूरे दिन खदान में काम कर रहे थे, एक एक करके बाहर आए। पहला एस, दूसरा शाय, एंग्री, सिली, क्यूरियस, जॉली और लेजी। आज कितना काम किया है। आज थोड़ा आराम कर लूं, शायद मैं यही झपकी ले लूं। बिल्कुल नहीं, उठो, हम आराम नहीं कर सकते। हमें शाम ढलने से पहले घर जाना चाहिए। बौने वहां से सीधे एक ही लाइन में अपने घर के लिए निकले। सिली बौना लाइन के पीछे चल रहा था। उसने पेड़ों की शाखाओं के बीच एक कौवा उड़ता देखा। कौवे के मुंह में एक चमकीला सा पत्थर था। सिली बौना विचलित हुआ और उसने पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया, कौवे के मुंह से शानदार पत्थर लेने के लिए।
ऊपर ऊपर जैसे ही वो कौवे को पकड़ने ही वाला था, पेड़ झूमने लगा। कौवा उड़कर चला गया। पेड़ की शाखाओं ने सिली बौने को कस लिया। वो वहां से निकल ही नहीं पा रहा था। इस बीच उसकी हरी टोपी शाखा में फंस गई। बाकी बौनों ने ये नहीं देखा कि सिली बौना साथ नहीं था। वे आगे बढ़ते रहे। अब क्यूरियस बौना पीछे था। और फिर उसने एक स्वादिष्ट केक को सूंघा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उस दिशा में चलना शुरू किया जहां से खुशबू आ रही थी। जादुई जंगल ने उसे पेड़ की शाखा में खींच लिया और उसका सिर पेड़ से टकरा गया। और फिर जंगल की जादुई गंध ने उसे ढक लिया और उसे ले गई। वहां कुछ बचा था तो वो सिर्फ उसकी पीली टोपी थी। बाकी बौने आखिरकार जंगल में अपनी छोटी सी झोपड़ी में पहुंचे। इस बीच महल में स्नो वाइट ने अपने पसंदीदा दोस्तों 7 बौनों के लिए सबसे स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों को इकट्ठा किया। राजकुमार, मैं अपने दोस्तों 7 बौनों से मिलने जंगल जा रही हूँ। सावधानी से जाना, वो दुष्ट हेला कहीं भी हो सकती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। स्नो वाइट ने जंगल से गुजरते हुए अपनी लंबी यात्रा शुरू की। एक सुंदर पक्षी आया और उसके कंधे पर बैठ गया। उसे कुछ चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था। पक्षी उड़ गया और चाहता था कि स्नो वाइट उसके पीछे जाए। अच्छा ठीक है, तुम चाहते हो मैं तुम्हारे पीछे आऊं? ठीक है। जैसे ही स्नो वाइट ने पंछी के पीछे जाना शुरू किया, उसे एक शाखा पर लटकी हुई हरी टोपी दिखाई दी। अरे, ये तो सिली बौने की टोपी है। उसके साथ जरूर कुछ बुरा हुआ होगा। राजकुमारी रंग बिरंगी चिड़िया के पीछे चलती रही और फिर उसे कांटेदार जड़ी बूटियों पर पीली टोपी मिली। अरे, ये तो क्यूरियस बौने की टोपी है। राजकुमारी और रंगीन पक्षी जल्दी से 7 बौनों की झोपड़ी में गए। बौनों को उम्मीद थी कि वो स्नो वाइट से मिलेंगे। ओह स्नो वाइट, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम आ गई। हमें मूर्ख और जिज्ञासु दिखाई नहीं दे रहे हैं। कृपया हमारी सहायता करो, हमें उन्हें ढूंढना होगा। वे उस दुष्ट हेला के चुंगल में फंसे होंगे। हमें उन्हें ढूंढना होगा। शर्मिला और मैं घर पर ही रुकते हैं। शायद वो वापस घर लौटे। स्नो वाइट, एस, जॉली और एंग्री के खोज के लिए निकले। दूर पहाड़ों में रानी की दुष्ट गुफा में हेला और उसके नौकर डंकव ने क्यूरियस बौने और सिली बौने को एक पिंजरे में कैद कर लिया था। स्नो वाइट की मदद करने के लिए आपको दंडित किया जाएगा। सभी को अंधेरे जंगल में नष्ट कर दूंगी। हेला वापस अपनी गुफा में अपने जादुई आईने के पास गई। काले दर्पण, स्नो वाइट और उसके दोस्तों का पता लगा दे। उज्जवल और सुहाने मौसम को तूफान में बदल दे। स्नो वाइट और बौने रास्ते के किनारे रंगीन पंछी का पीछा कर रहे थे, लेकिन फिर मौसम एक गहरे तूफान में बदल गया। अंधेरे से गुजरते रहे ताकि अपने दोस्तों को ढूंढ सके। वे सारी रात पहाड़ों में चलते रहे। रंगीन पक्षी बौनों को बचाने के लिए उन्हें पहाड़ पर ले जाता रहा। चट्टान के किनारे से दुष्ट हेला स्नो वाइट और अन्य बौनों को आते देख रही थी। वो जानती थी कि वे तूफान से थक जाएंगे। हाँ, मुझे पता था कि वे आएंगे। डंकव, सब कुछ तैयार है।
हाँ, मेरी सबसे सुंदर रानी, सब तैयार है। स्नो वाइट और बॉनी थक गए थे, लेकिन पहाड़ पर चढ़ते रहे। जैसे ही वे चोटी पर पहुंचे, उन्होंने गुफा के प्रवेश द्वार को देखा और उस पिंजरे को भी, जिसमें क्यूरियस और सिली को बंद कर रखा था। डरो मत, हम आपको बचा लेंगे। स्नो वाइट, वो देखो, काला दर्पण, उसके पास गुफा में काला दर्पण है। स्नो वाइट ने सावधानी से गुफा में प्रवेश किया। बाहर डंकव पिंजरे पर नजर गड़ाए बैठा था। बौने फुसफुसाए और अपने दोस्तों को बचाने के लिए उन्होंने एक चतुर योजना बनाई। एंग्री चुपके से डंकव के पीछे गया और उसके सिर पर एक बड़ा बोरा रख दिया। फिर जॉली ने पिंजरा खोल दिया, लेकिन वो इतनी तेजी से नीचे आया कि डंकव के सिर से टकरा गया और डंकव बेहोश हो गया। एक अच्छी बात ये थी कि पिंजरे का दरवाजा अभी बंद था। चाबी डंकव के गले में है, देखो तो। हाँ, मिल गई। अब पिंजरा खोलो। जॉली ने वो चाबी ली जो डंकव के गले में थी और उसने पिंजरे को जल्दी से खोल दिया। सिली और क्यूरियस बच गए थे, लेकिन गुफा के अंदर स्नो वाइट और हेला आमने सामने थे। हेला, बुराई करके सुंदर नहीं हो सकते। सुंदर महिला बनना है तो दिल बदलना होगा, लोगों को चोट पहुंचाना बंद करना होगा। खूबसूरती दिल से आती है। लेकिन दुष्ट हृदय वाले हेला ने ध्यान नहीं दिया। उसने जादुई मंत्र बोलकर अपनी आंखों को लाल और अपनी उंगलियों को नुकीला किया। लेकिन हेला के पीछे बॉनी स्नो वाइट की मदद करने के लिए अंदर घुस गए। हेला स्नो वाइट की तरफ बढ़ी और उसे जादुई शीशे में धकेलने की कोशिश की। स्नो वाइट, जादुई शीशे में चली जाओ, फिर तुम हमेशा के लिए अंधेरे जंगल में गायब हो जाओगी। सिली बोना लंबे रानी के सामने चुपके से गया और अन्य बोनों ने उसे पीछे से धक्का दिया और स्नो वाइट के बजाय हेला जादुई शीशे में चली गई। हेला की चीख ने डंकव को जगा दिया। वो गुफा के अंदर भाग गया और आईने के बगल में स्नो वाइट को देखा। मैं भी आ रहा हूँ मेरी रानी, सबसे सुंदर इस भूमि पर। वे शीशे में फंस गए थे। बॉनी खुशी से दौड़े और स्नो वाइट के गले मिले। हमें बचाने के लिए धन्यवाद स्नो वाइट। हमें इससे छुटकारा पाना होगा। बॉनो और स्नो वाइट ने जादुई दर्पण को चट्टान से नीचे फेंक दिया। अब घर चलो। आखिरकार सिली और क्यूरियस फिर से घर में आकर बहुत खुश थे। स्नो वाइट के साथ उन्होंने अच्छा डिनर किया और मस्ती की। नन्ही जलपरी, गहरा नीला समुद्र। एक बार समुद्र के किनारे एक विशाल महल था। वहां प्रिंस एडवर्ड और उनकी पत्नी खुशी से रहते थे। उसका नाम आर्या था और वो एक जलपरी थी। समुद्र में बहुत गहरे अंधेरी गुफा में एक और महल था, लेकिन ये एक दुष्ट महल था। समुद्री राजा की दुष्ट बहन समुद्री राज्य को नष्ट करने और अपने भाई की गद्दी को पाने के लिए योजनाएं और साजिशें रचती वहां रहा करती थी। एक दिन दुष्ट समुद्री चुड़ैल वेगा अपने खास सांप के साथ समुद्र तल पर तैर रही थी और उसने रेत में बैंगनी रंग के फ्रेम के साथ एक दर्पण देखा। एक जादू का दर्पण यहाँ महासागर के तल में? मुझे आश्चर्य है, ये कहाँ से आया? हम इसे गुफा में ले चलते हैं मेरी आकाश। ये हमारे काम का हो सकता है।
समुद्री चुड़ैल वेगा ने दर्पण लिया और गुफा में चली गई। जैसे ही वो वहां पहुंची, वो आईने के सामने खड़ी थी, लेकिन उसे खुद का प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही किसी और चीज का। दिन बीतते गए और अभी भी जादू का दर्पण केवल घूमता और तैरता रहता था। समुद्री चुड़ैल को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे काम करता है, और जैसे ही वो इसे दूर फेंकने जा रही थी, भंवर बदलने लगा। भंवर के अंदर मैजिक मिरर का मालिक प्रकट हुआ। वो दुष्ट रानी हेला थी। दर्पण दर्पण, तुझे लगता है क्या? मुझे दिखा, मुझे दिखा, तू कहां डूब गया? वेगा ये देखकर हैरान रह गई कि दर्पण में एक धरतीवासी महिला थी, और सांप डरकर छिप गया। मेरी आका, आईने के अंदर वाली महिला आप नहीं हैं। समुद्री चुड़ैल वेगा आईने के करीब आई और हेला को जवाब दिया। ये जादुई दर्पण समुद्र के नीचे अंधेरे पानी में है और पोसाइडन की बहन के कब्जे में है, और वो मैं हूं। हेला और उसका चैम्बरलिन डंकोव उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे जो उन्होंने देखा। एक लंबे लंबे पैरों वाली समुद्री महिला। डंकोव ने समुद्री राज्य के बारे में सुना था। वो उस दुनिया की शक्तियों के बारे में रानी से फुसफुसाया। हेला को समुद्र से नई शक्तियां प्राप्त करने में बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए उसने समुद्री चुड़ैल को एक प्रस्ताव दिया। ठीक है लैंडविच सैंडविच, यदि मैं तुम्हें एक सौदा दूं तो कैसा रहेगा? तुम बुरे दिल की रानी, यदि तुम एक समस्या से निकलने में मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें जादुई मंत्रों की पुस्तक दूंगी। और समुद्री चुड़ैल वेगा ने जलपरी आर्या और प्रिंस एडवर्ड के बारे में दुष्ट हेला को सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि अगर वो राजकुमार को बंदी बना ले तो वो हमेशा के लिए गहरे समुद्री राज्य पर कब्जा कर सकती थी। 3 दिन बाद राजकुमार एडवर्ड ने अपने पिता के जहाज पर समुद्री यात्रा की तैयारी शुरू की। हमेशा की तरह वो जहाज के धनुष पर चढ़ गया और बादलों को देखकर मौसम की जांच करने लगा। आकाश साफ है, मौसम सुहाना है और बादल अधिक है। यात्रा के लिए सब कुछ सही है। इसके बाद प्रिंस एडवर्ड रेलिंग पर झुककर देखने जा रहा था कि क्या पानी शांत था, लेकिन राजकुमार का कुत्ता भौंकता हुआ उसके पास भागा। कुत्ते ने उसे जमीन की ओर खींचने की कोशिश की। ओह, क्या हो गया मेरे दोस्त? क्या कोई खतरे की बात है? और तभी आसमान में अचानक अंधेरा छा गया। बादलों ने एक साथ आकर सूरज की रोशनी को रोक दिया। क्षितिज पर बड़ी बड़ी लहरें दिखाई देने लगी। रानी हेला अपने क्रिस्टल बॉल की सहायता से राजकुमार के जहाज के चारों ओर बादलों और हवाओं को नियंत्रित कर रही थी, और समुद्री चुड़ैल वेगा उसके क्रिस्टल मोती के माध्यम से विशाल लहरें पैदा कर रही थी। तभी एक विशाल लहर एडवर्ड की तरफ आई और उसे बहा ले गई, उसे पानी में समुद्र के तल तक। इधर महल में जलपरी आर्या ने भयानक तूफान देखा। वो प्रिंस एडवर्ड को खोजने के लिए डाक की ओर भागी। वो उस डाक की तरफ भागी जहां डैगी तूफान से अभी वापस आया था। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है डैगी। सांप जो समुद्र के तल पर इंतजार कर रहा था, उसने राजकुमार को पकड़ लिया और उसके पैर बांध दिए और उसे पानी के नीचे की गुफा में ले गया।
जल परी आर्या ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और समुद्र में घाट से डुबकी लगाई, लेकिन वेगा ने उसे अपने क्रिस्टल मोती के जरिए देख लिया और अचानक ऊपर के पानी को बर्फ में बदल दिया। इसलिए जल परी आर्या सीधे सख्त बर्फ पर गिरी और उसे चोट लग गई। उसने अपने हाथों और पैरों से बर्फ तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। ओ नहीं, मैं पानी में नहीं जा सकती। ये जरूर वेगा ही होगी जो मुझे एडवर्ड को बचाने से रोक रही है। ऐसे समय उसका छोटा दोस्त डॉल्फिन डॉल्फी, जिसने महसूस किया कि आर्या समुद्र में गोता नहीं लगा सकती है, उसके पास आया और उसने अपनी नाक से बर्फ तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत सख्त थी। तब सीगल रिंगो मदद करने के लिए आया। उसने अपनी चोंच से बर्फ तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भी असफल रहा। समय बीतता जा रहा था। राजकुमार एडवर्ड को समुद्री चुड़ैल की गुफा में कैद किया गया था और वो अपनी सांस को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता था। वेगा समुद्री चुड़ैल काले दर्पण के सामने खड़ी थी। समुद्र के काले दर्पण, उस लैंडविच सैंडविच रानी हेला को मुझे दिखा। मैंने वही किया जो तुम चाहती थी, लंबे पैरों वाली। अब तुम्हें मुझे बदले में जादुई मंत्रों की पुस्तक देनी होगी। समुद्री चुड़ैल ने औषधि की अलमारी से जादुई मंत्रों की पुस्तक ली और इसे दर्पण के अंदर के भंवर के माध्यम से दर्पण में फेंक दिया, लेकिन पुस्तक पर छोटे ऑक्टोपस हथियार वेगा की बाह से चिपक गए थे और वो उन्हें जाने नहीं दे सकती थी, और इसलिए जादुई दर्पण ने उसे उस भूमि में पहुंचा दिया जहां रानी हेला रहती थी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं यहाँ कैसे आई? मुझे अपनी गुफा में वापस जाना है। जब समुद्री चुड़ैल जमीन पर इधर उधर गिरी हुई थी तो नन्ही डॉल्फिन डॉल्फी मदद के लिए गई थी। उसने बर्फ को तोड़ने में मदद के लिए गहरे समुद्री राज्य में रहने वाली विशाल व्हेल विली से पूछा मदद के लिए। विशाल व्हेल विली और नन्हा डॉल्फिन डॉल्फी पानी की सतह की ओर तैरने लगते हैं। आर्या, जिसने महसूस किया कि विली क्या कर रही थी, वो बहुत खुश थी। बड़ी व्हेल ऊपर की ओर तैरने लगी और अपनी मजबूत नाक के साथ सतह पर बर्फ तोड़ने में कामयाब रही। जलपरी आर्या तुरंत पानी में कूद गई और दुष्ट वेगा की पानी के नीचे की गुफा की ओर तैरने लगी। जैसे ही आर्या ने पानी में प्रवेश किया, उसके पैर एक जलपरी की पूंछ में बदल गए। उसके साथ ही डॉल्फी और विली भी उसके साथ तैरे और समुद्री चुड़ैल वेगा की गुफा में पहुंच गए। गुफा के प्रवेश द्वार पर 2 सिर वाला प्रहरी सांप खड़ा था। उन्हें आते देख उसने चुड़ैल को बुलाया, क्योंकि वो समझ रहा था कि वो गुफा में है। वे आ गए हैं, वे आ गए हैं। आप कहाँ हैं? कुछ कीजिए। बड़ी व्हेल विली का सांपों से बहुत वास्ता पड़ा था, इसलिए उसने उसे अपने विशाल मुंह में फंसा लिया। नहीं, मुझे व्हेल की सांस से नफरत है और यहाँ अंधेरा भी है। मुझे बचाओ। डॉल्फी, जल्दी करो, सभी कमरों को देखो। मैं प्रिंस को ढूंढने बोन डंजन जा रही हूँ। जब जलपरी आर्या बोन डंजन में पहुंची तो उसने राजकुमार को फर्श पर बेहोश देखा। आर्या ने बोन केज की सलाखों में से झांका और फिर पानी के नीचे सांस लेने में मदद करने के लिए राजकुमार के मुंह में जादू की समुद्री रेत डाली। अचानक एक जादुई रोशनी ने राजकुमार को घेर लिया। उसके पैर धीरे धीरे गायब हो गए और उनकी जगह लाल मछली की पूंछ आ गई। तो प्रिंस एडवर्ड जाग गया और पानी के नीचे सांस लेने लगा। तुम जिंदा हो।
मैं पानी के भीतर सांस ले सकता हूँ। ये बहुत अच्छा एहसास है। धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई। आओ हम यहाँ से निकल चले मेरे राजकुमार। जल परी आर्या और प्रिंस एडवर्ड यानी अब एक समुद्री मानव हाथ पकड़कर पानी की सतह पर तैरने लगे। उनके जीवन खुशी से भर गए और ये खुशियां जारी रही धरती और समुद्र दोनों हे पर। पक्षियों, क्या तुम्हें लगता है कि हमें कभी पंख भी मिल सकते हैं? वो कितना मस्त होगा। कई दिनों तक गंदगी के बीच बहने के बाद समुद्री चुड़ैल अंत में समुद्र में पहुंच गई और अपनी गुफा में लौट आई। और जब उसने देखा कि राजकुमार बच गया है, चाहे इस तरह या उस तरह, मैं उस गहरे समुद्री राज्य में प्रवेश करके रहूंगी। स्नो वाइट और गुमशुदा राजकुमार। एक समय की बात है, एक देश में सबसे चमकीला, सबसे सफेद, सबसे बड़ा महल था, जहां स्नो वाइट और प्रिंस एंटवान रहते थे। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सुबह वे बगीचे में एक साथ चलते थे। दोपहर में वे अपने घोड़ों की सवारी करते थे। शाम को वे अपने महल के हॉल में साथ में नृत्य करते थे। स्नो वाइट, तुम बहुत सुंदर हो। तुम हर रात मेरे दिल को रोशन करती हो। जब तक आप मेरे राजकुमार हैं, मैं सितारों की तरह चमकती रहूंगी। आखिरकार उन्हें अपने राज्य में शांतिपूर्ण माहौल मिला जब से बुराई करने वाली हेला पर प्रतिबंध लगाया गया। फिर अंधेरे जंगल में कैद कर दिया गया। लेकिन अंधेरे जंगल में दुष्ट रानी ने अपने महल को जहरीली मिट्टी से बनाया था। उसके अनाड़ी नौकर डंकन ने उसकी ईमानदारी से सेवा की और अब हेला ने स्नो वाइट की जासूसी करने के लिए एक जादुई ग्लोब बनाया। ग्लोब ग्लोब, मुझे खुश कर दो। स्नो वाइट, इसमें दिखा दो। मुझे स्नो वाइट से नफरत है, वो बहुत सुंदर है। मैं तुम्हारे अनमोल राजकुमार को नष्ट कर दूंगी और तब तुम्हारा सौंदर्य दुख में बदल जाएगा। फिर मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं होगा। आप सबसे सुंदर है मेरी रानी साहिबा। आप मुझसे भी अधिक सुंदर है। चले जाओ डंकाओ, मुझे तुम्हारा बदसूरत चेहरा नहीं देखना। राजकुमार के महल से निकलते ही दुष्ट रानी ने उसके ग्लोब में देखा। हेला ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी बुरी योजना की कल्पना की और फिर जादू के आईने को पुकारा जो अभी भी समंदर के तल पर था। काले दर्पण गहरे, गोल और सपाट, राजकुमार के सामने जाओ बनकर एक अदृश्य जाल। जादू का काला दर्पण समंदर में गायब हो गया और फिर राजकुमार के रास्ते में एक पेड़ के सामने चला गया। वह अदृश्य था ताकि वो राजकुमार को फंसा सके। यहाँ महल में स्नो वाइट के सबसे करीबी दोस्त 7 बौने खदानों में काम करने के लिए जा रहे थे। हर सुबह स्नो वाइट उन्हें देखकर उनका चुंबन लेती थी। मेरे 7 बौनों को बाय बाय। राजकुमार ने खदान में गहरी खुदाई के लिए बौनों को काम पर रखा और महल के लिए कीमती रत्न इकट्ठा किए। देखो देखो, वो क्या है?
हाँ, कितना उज्जवल है। अक्षय मूर्ख, देखो तुमने क्या किया, सब गड़बड़ कर दी। रुको रुको, यहाँ और भी बहुत कुछ है। तुम सही हो, यहाँ रॉक में देखो। कौनों को ये पता नहीं था, लेकिन उन्हें बहुत मूल्यवान जादुई धूल मिली थी। ये बहुत चमकीली थी, इसलिए उन्होंने इसे अपने छोटे पोटली में भर लिया और फिर वापस महल के रास्ते जाने लगे। थोड़ा आपके लिए और थोड़ा मेरे लिए। राज्य के दूसरे छोर पर राजकुमार एंटवान अपने सफेद घोड़े प्रेगो के साथ सड़क यात्रा कर रहे थे। वो अपनी पत्नी स्नो वाइट के लिए कुछ प्यारे लाल गुलाब चुन रहा था और फिर उसने एक सुंदर लाल गुलाब देखा और वहां तक अपने घोड़े की सवारी करने का फैसला किया। चलो प्रेगो। अरे यहाँ रुको। लेकिन राजकुमार ने उसके सामने काला दर्पण नहीं देखा। जैसे ही वो फूल के लिए पहुंचा, उसका हाथ गायब हो गया। वो भी आगे बढ़ता रहा जब तक वो पूरी तरह दर्पण में नहीं चला गया। उसका घोड़ा प्रेगो हैरान और भयभीत था और वो वापस भागकर महल में चला गया। अंदर गहरे दर्पण में घना जंगल था जहाँ राजकुमार जमीन पर लेटा था। ये सब हेला की योजना का हिस्सा था। हैंडसम प्रिंस एंटवान सोते हुए, मैं ये काम करने के लिए आपके दिल को आज्ञा देती हूँ। अपने कीमती स्नो वाइट की सभी यादों को इकट्ठा करो और हर चीज के बारे में भूल जाओ। अपनी इच्छा और अपनी ताकत के साथ मेरी सेवा करो। तब राजकुमार एंटवान जाग गया, लेकिन उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसका दिमाग स्नो वाइट को भूल चुका था और वो दुष्ट रानी की सेवा करने के लिए एक जादू के प्रभाव में था। मुझे मेरे रानी की आज्ञा माननी होगी। इस बीच राजकुमार का घोड़ा प्रेगो तेजी से भागते हुए महल में जा पहुंचा। जब स्नो वाइट ने राजकुमार एंटवान के बिना घोड़े को देखा, वो चिंतित हो गई कि कुछ बुरा तो नहीं हुआ। प्रेगो, क्या एंटवान के साथ कुछ हुआ? ओह नो! स्नो वाइट को कुछ सूझा था। वो महल के सबसे अंधेरे कमरे में भाग गई जहाँ रानी हेला के मूल जादुई दर्पण को बंद किया था। दर्पण ने हमेशा सच्चाई बताई, इसलिए उसने सोचा कि वो इसका उपयोग ये पता लगाने के लिए कर सकती है कि एंटवान कहाँ था। 7 बौने महल में पहुंचे, इस बात से अनजान कि प्रिंस एंटवान के साथ क्या हुआ था। लेकिन जब उन्होंने स्नो वाइट को दौड़ते और चिंतित देखा, तो वे उसके पीछे दौड़े और उसके पीछे काल कोठरी में चले गए जहाँ मूल जादुई दर्पण बंद था। स्नो वाइट मैजिक मिरर के सामने खड़ी हो गई। दर्पण, सुनहरे स्टैंड वाले दर्पण। लेकिन मिरर ने जवाब नहीं दिया। स्नो वाइट ने फिर से पूछा, दर्पण दर्पण दीवार पर, जवाब दो मेरे प्रश्न पर। अंत में दर्पण ने जवाब दिया, अब राजकुमार एंटवान की तलाश करें। हेला ने उसे घने जंगल में फंसाया है। हेला? मुझे पता था कि वही इसके पीछे है। फिर जादुई दर्पण की छवि गायब हो गई और उसके बजाय रानी हेला अचानक दर्पण में दिखाई दी। जब 7 बौनों ने हेला को देखा तो उन्होंने डर के मारे एक दूसरे की आंखें बंद कर ली। यदि आप अपने कीमती राजकुमार को बचाना चाहते हैं तो उसे खोजने के लिए दर्पण में पहुंचे। स्नो वाइट को एंटवान से प्यार था और उसने दर्पण की ओर एक कदम बढ़ाया। उसका हाथ दर्पण में चला गया और उसे अंधेरे जंगल में खींच लिया गया। मत जाइए मेरी राजकुमारी, रुकिए। जब स्नो वाइट अंधेरे जंगल में पहुंची तो बहुत देर हो चुकी थी। आकाश में बिजली चमक रही थी, पेड़ मानो जल रहे थे और भयावह प्राणी उसके साथ ही चल रहे थे। 7 बौने नहीं जानते थे कि क्या करना है, लेकिन वे स्नो वाइट के प्रति वफादार थे और उसका पालन करने का उन्होंने फैसला किया।
जैसे ही स्नो वाइट और 7 बौनों ने अंधेरे जंगल में रास्ता बनाया, कुछ जुगनू उन्हें रास्ता दिखाने उनके साथ हो लिए, और ये उनके लिए अच्छी बात भी थी, क्योंकि वे लगभग एक झील में गिरने ही वाले थे। राजकुमारी और 7 बौनों ने कुछ पत्थरों पर पांव रखकर झील को पार किया, लेकिन अचानक एक विशाल ऑक्टोपस ने अपने लंबे 8 हाथों से पानी के ऊपर आकर उन पर हमला किया। उसने एक बौने को कसकर पकड़कर आगे पीछे हिलाना शुरू किया। ओह नो, हमें छोड़ दो, हेल्प, स्नो वाइट। और जैसे ही ऑक्टोपस स्नो वाइट को पकड़ने आगे बढ़ा, जुगनू उसकी मदद करने के लिए पहुंचे। धन्यवाद जुगनू, धन्यवाद। कृपया मेरे दोस्तों को भी बचा लो और ज्यादा चमक कर। जुगनुओं की रोशनी मजबूत और चमकीली हो गई, क्योंकि वे स्नो वाइट के आसपास उड़ रहे थे। जुगनुओं ने राक्षस की बड़ी आंखों पर उड़ान भरी। और चमको! और राक्षस उस चमक से इतना नाराज हो गया कि उन्होंने बौनों को छोड़ दिया और पानी में गायब हो गए। ऑक्टोपस राक्षस फिर से पानी में चला गया। वाह, वो बहुत नजदीक था। तुमने हमारी जान बचा दी। हमें और भी चौकन्ना रहना पड़ेगा। वो देखो, वही हेला का महल होगा। क्या शानदार महल है। महल के अंदर हेला ने अपनी दुष्ट योजना शुरू कर दी। उसे डंकल से सिर्फ एक रस्सी चाहिए थी। अनाड़ी डंकल ने खुद को रस्सी में उलझा लिया था। रस्सी पर एक हाथ घुमाकर हेला ने एक मंत्र बोलकर डंकल को छुड़ा लिया। तब रानी ने राजकुमार एंटवान को जादुई रस्सी से स्नो वाइट को पकड़ने का आदेश दिया। स्नो वाइट और 7 बौने आखिरकार महल में पहुंचे। एंटवान वहां हाथ पैर बांधे चुपचाप खड़ा हुआ था। स्नो वाइट राजकुमार को छुड़ाने के लिए गई, पर ये एक जाल था। जैसे ही उसने उसे छुआ, जादुई रस्सी स्नो वाइट के हाथों में बंध गई। मैंने उसे पकड़ लिया रानी। 7 बौनों ने राजकुमारी को छुड़ाने के प्रयास किए, लेकिन तब दुष्ट रानी राजकुमार के ठीक पीछे खड़ी दिखाई दी। मैंने आखिर तुम पर कब्जा कर लिया, सुंदर स्नो वाइट। ओह, तुम भयानक हो हेला। तुमने उस पर जादू से कब्जा किया है। हेला ने जादुई आग से उसे नष्ट करने के लिए स्नो वाइट की ओर चलना शुरू किया। उसके चारों तरफ जादू की लपटें थी। बौने हैरान थे, लेकिन सिली बौनी उसे रोकने के लिए रानी की ओर दौड़ा, लेकिन वो फिर फंस गया और बौने की छोटी थैली हवा से उड़ गई और खदान से जादू की धूल राजकुमारी के हाथों पर गिर गई और रस्सियां खुल गई। मैं आजाद हूँ। देखो, हमें खदान से जो धूल मिली है वो मंत्र को नष्ट कर रही है। ये क्या? हाँ। जब स्नो वाइट ने देखा कि क्या हुआ, तो उसे याद आया कि उसका हार स्टार डस्ट से बना है। इसलिए उसने हार का ढक्कन खोला और स्टार डस्ट को प्रिंस की ओर उड़ा दिया, और फिर राजकुमार मंत्र से मुक्त हो गया और फिर एक बार अपने असली रूप में आ गया। रस्सी, डंको, मुझे जादुई रस्सी दो। पर राजकुमार एंटवान तेज था। उसने रस्सी खींच ली और डंकव के पास फेंक दी। जादुई रस्सी ने डंकव को कसकर बांध दिया। तब अन्य सभी बौनों ने जादू की धूल को अपने पाउच से दुष्ट रानी हेला की ओर उड़ाया, और धूल ने उसके आसपास के जादू के ज्वाला को बुझा दिया, और फिर हेला पत्थर की मूर्ति बन गई। फिर जादुई धूल को समेटकर अंधेरे जंगल में उड़ा दिया गया और इसे फिर से एक खूबसूरत जगह में बदल दिया गया। फिर जंगल बढ़ता गया, घास, पेड़ों, फूलों से महकने लगा। हेला को पत्थर की मूर्ति बना दिया गया। उसकी दुष्टता आखिरकार रोक दी गई। प्रेम और दोस्ती ने उसकी जगह ले ली थी। स्नो वाइट, राजकुमार
और 7 बौने अपने महल में लौट आए और सब कुछ पहले की तरह सुंदर और शांतिपूर्ण हो गया।